बिहार हैदराबाद चुनाव में नतीजों से मिले जीत के बाद बीजेपी एआईएमआईएम गदगद है। 6 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है। ममता सरकार के किले में एक के बाद एक सेंध लग रही है, जिसको लेकर मचा बवाल। तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। आज बात बंगाल की, जहां अगले साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले ही घमासान मच चुका है। आसनसोल में बीजेपी के जनसंपर्क अभियान के बाद पार्टी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी से लेकर राज्यपाल के निशाने पर ममता सरकार आ चुकी है। प्रधानमंत्री पहले ही राजनीतिक हत्याओं को लेकर ममता को चेता चुके हैं। ममता को एक तरफ बीजेपी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर उनके घर में अंदरूनी कलह मची हुई है। सुवेंद्र अधिकारी और राजीव बनर्जी जैसे बड़े बड़े मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, जो अगले साल चुनाव से पहले पार्टी के लिए ठीक संकेत नहीं है। बंगाल में चुनाव की आहट है, तो हैदराबाद और बिहार में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित ओवैसी भी बंगाल की लड़ाई में कूद रहे हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी के आने से टीएमसी को नुकसान, तो बीजेपी को हर बार की तरह फायदा होगा, क्योंकि गैर हिंदू वोट बढ़ जाएंगे। इस बीच बीजेपी नेता और बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सीएए को बंगाल में लागू करने की हिमायत कर एक बार फिर नागरिकता कानून की लड़ाई छेड़ दी है। बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने आखिर क्या प्लान किया है, आइए हम आपको दिखाते हैं। 200 से ज्यादा सीट का टारगेट, यानी कि लक्ष्य। सबसे बड़ी पार्टी का लक्ष्य सामने है। बंगाल को 5 जोन में बांटा गया। हर जोन के लिए एक अलग रणनीति होगी। 5 प्रदेशों से संगठन महामंत्री बुलाए गए। बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी है बीजेपी। एक के बाद एक कारपेट बॉम्बिंग। बीजेपी की तैयारी। ममता का किला भेदने की जिम्मेदारी बीजेपी ने आखिर दी किसे है, यह भी आप देख लीजिए। सुनील देवधर, जी हां, मिदनापुर। दुष्यंत गौतम कोलकाता। हरीश द्विवेदी उत्तरी बंगाल। विनोद सोनकर दक्षिण पश्चिमी जिले। विनोद तावड़े नवदीप क्षेत्र। ये सारे वो लोग हैं जिन पर यह जिम्मा है कि अलग अलग जगह जाकर, यानी कि जो जोन बने हैं, वहां पर पार्टी का काम करें और पार्टी की मजबूती में अपना हाथ बटाएं। इस बीच टीएमसी में बगावत जारी है। 2 बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। इस बगावत के आखिर मायने क्या है? बगावत से जनता के बीच गलत मैसेज जा रहा है। मंत्रियों के इस्तीफे से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़े बड़े मंत्रियों के इस्तीफे से टीएमसी कमजोर होगी। इस्तीफों और बगावत से बीजेपी मजबूत होगी। चुनाव से ठीक पहले ऐसे झटके पार्टी के लिए बड़ा खतरा, यानी कि अलर्ट दिखाई देते हैं। बंगाल की लड़ाई में त्रिकोणीय फाइट होती दिख रही है। हैदराबाद में मिली जीत और खासकर बिहार के बाद जिस तरह से जीत मिलती जा रही है एआईएमआईएम और बीजेपी बंगाल में लगातार पिछले 2 साल से पूरी ताकत झोंक रही है। और कैलाश विजयवर्गीय को ये माने कि वहां पर उन्हें अपना डेरा डाल रखा है। इस बीच हमारे साथ इस पर बहस और चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में सियासी प्रवक्ता हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जाने पहचाने चेहरे होंगे। आखिर उनसे पूछेंगे कि जिस तरह से बंगाल में हिंसा, भ्रष्टाचार, वसूली और एक के बाद एक ममता सरकार में जो सेंध लग रही है, आखिर वो सेंध लग रही है या लगाई जा रही है? ये भगदड़ आखिर मची क्यों है? हमारे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर जी हां, बंगाल मामलों के जानकार, एक ऐसे विश्लेषक जिन्होंने बंगाल की सियासत को काफी करीब से देखा है, ऐसे रंजन भट्टाचार्य साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रियंका टिब्रेवाल, जी हां, प्रियंका जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं और तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। बखूबी अपने अंदाज में कहती हैं, लेकिन ये नहीं मानती कि आखिर बंगाल को लेकर बीजेपी पुरजोर ताकत के साथ है, जहां पर साम दाम दंड भेद सब जायज है। हमारे साथ अजमल खान साहब,
एआईएमआईएम के आप प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपसे पूछेंगे कि सीमांचल से होकर अब पश्चिम बंगाल की ओर, क्योंकि हैदराबाद में जब आप जस के तस बने रहे और एक सीट ज्यादा मिली तो आप गदगद हैं कि आपका जो वजूद है वो लगातार जैसा था वैसा बना हुआ है। जी हां, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं। आप भी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन विपक्ष के लोगों को लगता है कि आप जब जिस पार्टी का नुमाइंदा यहां नहीं दिखता यानी कि कांग्रेस का, तो आप उनकी वकालत करते हैं। ऋषि मिश्रा, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रियंका जी आपके पास आना चाहूंगा। अमित शाह जब से बंगाल गए उसके बाद से लगातार टीएमसी में जो भगदड़ मची है उसके लिए यह कहा जा रहा है कि यह ऑपरेशन कमल का हिस्सा है। देखिए, ऐसा है, जिसकी घर की नींव ही कमजोर हो तो उसके लिए आप दूसरों को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप आज ये नहीं कह सकते कि भाजपा उनकी नींव कमजोर कर रहा है। भाई, जिसकी नींव ही कमजोर हो उसे हम क्या छेड़े। ये कांच का बनाया हुआ महल जो है वो इस तरह से टूट रहा है क्योंकि लोगों में सद्बुद्धि आ रही है। और मैं तो ये कहूंगी ये श्री राम का प्रताप है कि उनको ईश्वर अच्छी बुद्धि प्रदान कर रहा है और वो ये मान रहे हैं कि जिनका जमीर जिंदा है वह टीएमसी का हिस्सा बनने को अब तैयार नहीं। जिनकी अंतरात्मा की आवाज उन तक पहुंच रही है वे इस पार्टी का त्याग कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। और ये बहिष्कार बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, मगर चलिए देर आए दुरुस्त आए। जो ये काम कर रहे हैं वो ये जान रहे हैं कि उन्हें जनता के लिए काम करना है, इसीलिए शायद वो ऐसी पार्टी का साथ निभा नहीं पा रहे, इसीलिए पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो इसमें बीजेपी का क्या दोष है बताइए। हाँ, हम डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, ये जरूर वे देख रहे हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान में भाजपा जो है वो डेवलपमेंट का काम कर रही है और पश्चिम बंगाल में सिर्फ दीदी और उसका भाईपो जो है वे दोनों अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और पूरा पश्चिम बंगाल जो है वो सफर कर रहा है। जी, पश्चिम बंगाल सफर कर रहा है। आपके नेता कैलाश विजयवर्गीय ने, प्रियंका जी शायद आपको जानकारी होगी, कह दिया है जनवरी से, जी हां, संशोधित नागरिकता कानून लागू हो सकता है। बिल्कुल आना ही चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल एक एक्ट पास हुआ है, ये संवैधानिक तरीके से पास किया गया है, लोगों की अनुमति से किया गया है, पार्लियामेंट के प्रोसेस से होके गुजरा है, तो उसे तो बिल्कुल लागू होना चाहिए। और इस पे चर्चा और बहस तो काफी हो चुकी है जितनी होनी थी। अब पार्लियामेंट के एक्ट के बाद इस पर चर्चा की कोई बात ही नहीं रह जाती। जब एक्ट पास हुआ है तो बिल्कुल वो आना ही चाहिए। जी, एन चुनाव के मुहाने इसको ला दिया जाना चाहिए। आपको भी लगता है कि आ जाएगा तो शायद इससे आपको लाभ होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शरणार्थी जो होंगे, शरणार्थी को लेकर दीदी यानी कि ममता दीदी की कोई हमदर्दी दिखाई नहीं देती। हमारे साथ अजमल खान साहब हैं। अजमल साहब, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है अजमल साहब। स्वागत। तो आप बिहार में आपका डंका बजा, 5 सीटें आई। अब पश्चिम बंगाल की ओर सदस्यता अभियान। आप भी हैदराबाद वाले दिन, जिस दिन नतीजे आ रहे थे, इसी देश का सवाल में थे। फिर एक बार मैं आपसे पूछूंगा, जी हां, ये नूरा कुश्ती है या बिल्कुल ये अब यहां पर बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला होगा? देखिए, नूरा कुश्ती क्या, आपको लगता है कि सारे पहलवान जो हैदराबाद में थे वही वहां पर हैं क्या? टीआरएस तो मेरे ख्याल से वहां लड़ नहीं रही है, तो ये नूरा कुश्ती का इल्जाम लगाना मेरे ऊपर ये तो दुरुस्त नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब वहां पर टीएमसी है, वो चुनाव लड़ेगी, वो पावर में है 10 साल से लगातार। बीजेपी कोशिश कर रही है वहां आपकी बड़े पैमाने पर इलेक्शन लड़ने के लिए, जैसे आपने बताया कि 5 जोन में बांटा हुआ है, वो अपनी पूरी ताकत वहां लगाएंगे। हम भी वहां इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं। हमारी जितनी वहां ताकत होगी, जिन जिन क्षेत्रों में हम अपने यूनिट एस्टेब्लिश कर पाएंगे वहां हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। फिर ये जनता डिसाइड करेगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जी, लेकिन आप इस बात को खारिज कर रहे हैं जनाब अजमल खान साहब कि आपकी पॉलिटिक्स बीजेपी को नहीं सुहाती और बीजेपी की आपको नहीं सुहाती, लेकिन जिस तरह से नतीजे आए हैं और जिसका लाभ सीधे तौर पर आप दोनों को होता दिख रहा है, यानी कि एक नया नैरेटिव सेट हुआ है, वो नए नैरेटिव के तहत आप अपना किला देखें, बीजेपी अपना देखेगी, यानी कि वोटर हिंदू मुस्लिम के बीच में बंट चुका है। देखिए, जहां तक बीजेपी का है वो हमेशा से 1992 से अगर आप याद करेंगे तो 1992 से लगातार इनका एक ही प्लैंक रहा है, रिलीजियस लाइन पे डिवीजन, और ये सारी अपनी ताकत लगाए हैदराबाद में। आप लोगों ने भी दिखाया कि ओवैसी के गढ़ में
ये सारी बातें कही गई ना, सर्जिकल स्ट्राइक ये कर रहे थे ओल्ड हैदराबाद में, तो इशू ये क्रिएट करते। हमने कभी ये नहीं कहा, हमने वहां के डेवलपमेंट पर इलेक्शन लड़ा और जितनी सीटें हमारी थी वो तो बरकरार रही ना। अजमल साहब, आप बीजेपी को कह रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि मैं बीजेपी की धारा और विचारधारा को लेकर आपसे सवाल कर रहा हूं, लेकिन कतई नहीं, मैं पत्रकार हूं और मेरा हक है आपसे पूछना। जनाब अजमल साहब, मेरा आपसे कहना, आप कह रहे हैं बीजेपी 1992 से ये कर रही है हिंदू मुस्लिम, आपकी तो पार्टी में मुस्लिम नाम लिखा हुआ है, आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपकी पार्टी सेकुलर है? 2-4 सीटें दे देने से या 2-4 अदर गैर जाति के लोगों को सीटें देने से आपको लगता है कि आप लोग सेकुलर हो जाते हैं? जो बातें करते हैं वो सीधे तौर पर यह दिखाई देती है कि आप ध्रुवीकरण कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। अब देखिए, तुष्टीकरण करने की तो हम किसी पोजीशन में ही नहीं आए, हम किसी स्टेट में इंक्लूडिंग तेलंगाना कहीं सरकार में है नहीं, तो ये इल्जाम हमारे ऊपर कि हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये तो एकदम बेबुनियाद है। रहा सवाल इसका कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, तो हम कितने दिनों से हैदराबाद के बाहर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसको देख लीजिए। अगर आप यही कहना चाहते हो तो मैंने इलेक्शन की बात कही थी, वरना आरएसएस के जो थिंकर्स थे, जिन्हें गुरु गोलवालकर जी कहते हैं, उनकी किताबों में क्या लिखा है, उन्होंने ये कहा ना अधिकार कि भगत सिंह के बलिदान को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह की तरह जान देने की जरूरत नहीं है, सारी ताकत और एनर्जी बचा के रखो, मुसलमानों से लड़ना है, ये अधिकार है। तो ये बात नहीं है। हम तो अभी महाराष्ट्र में लड़े, 2 सीट जीते, अब बिहार में 5 सीटें मिल गई, उसी से सारा बवाल है। हम वहां 20 सीट लड़े थे। अच्छा, ये बंगाल में हम एमपी का इलेक्शन नहीं लड़े, क्यों 18 सीटें बीजेपी को मिल गई? आप ये बताइए ना, हम तो नहीं लड़े थे। बिहार में हम 20 सीटें लड़े, सारा इल्जाम हमारे ऊपर। सबसे अच्छा इसके गोट हम ही, सारे इल्जाम हमारे ऊपर धर दीजिए। जी, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ अजमल साहब, तौसीफ खान साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और टीएमसी के आप सपोर्टर हैं, आपकी राय जो होती है वो टीएमसी के इर्द गिर्द घूमती है, उनका बचाव करती दिखाई देती है। तौसीफ जी, आप जुड़ नहीं पाए थे तकनीकी तौर पर, उसके पहले बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल का यह कहना है कि कांच का महल है, अभी तो शुरुआत है, आंधी बाकी है, एक के बाद एक, पहले शुभेंदु अधिकारी, अब राजीव बनर्जी, सब खाली हो जाएंगे। देखिए, कांच का महल जो है वो बीजेपी बंगाल यूनिट का है, क्योंकि बीजेपी बंगाल के जो लीडरान हैं वो उनके अपने लीडर नहीं है, वो इंपोर्टेड लीडर है, वो तृणमूल से तोड़कर लाए हुए लीडर है, वो उनके अपने लीडर नहीं है। तो उनका जो फाउंडेशन है वो कांच का फाउंडेशन है, क्योंकि ये कभी भी टूट सकता है। उनके जो बीजेपी यूनिट के जो स्टेट प्रेसिडेंट है दिलीप घोष जी, बयानात आप देखिए, उनके किस तरह के बयान होते हैं, कि उनका भाषा किस तरह का होता है। वो कहते हैं कि दूध में जो है सोना पाया जाता है, वो कहते हैं कि पुलिस को जाके मारो, तृणमूल के लड़का को मारो, इस तरह का भाषण का वो प्रयोग करते हैं। इससे क्या, कौन सी जनता है, कैसी जनता होगी जो ऐसे कहने वाले लीडर को, ऐसे कांच के महल खड़े करने वाले बीजेपी पार्टी को वोट देगी? सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आप यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के चुनाव के लिए आए हैं। ममता बनर्जी तो अपने किला में खड़ी है, जनता देख रही है कि ममता बनर्जी दावेदार है चीफ मिनिस्टर के लिए, लेकिन बीजेपी किसे कौन दावेदार है चीफ मिनिस्टर के लिए, यह सवाल खड़ा होता है। जहां तक आप ये बात कर रहे हैं तौसीफ साहब, मुझे पता है आप नामचीन वकील हैं, आपकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन बीजेपी की राजनीति को जितना मैंने समझा है, महाराष्ट्र ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, कभी भी चेहरे सामने नहीं आए कि कौन होगा मुख्यमंत्री। ये पार्टी बाद में तय करती है, जिसे पार्टी कहती है कि हम लोकतांत्रिक हैं, चेहरे पर विश्वास नहीं, काम पर विश्वास है। और जहां तक आपने बात की कि इंपोर्टेड लीडरान जो बीजेपी में जुड़ रहे हैं, वो टीएमसी से आप ये कह लीजिए कि उन्हें खिसकाया जा रहा है, उन्हें बरगलाकर बुलाया जा रहा है, यह ऑपरेशन कमल है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए, आपकी भी बुनियाद, आपकी, यानी मैं व्यक्तिगत आपको नहीं कह रहा, लेकिन आप जिसकी वकालत कर रहे हैं, आपने भी तो लेफ्ट से पूरा हाईजैक किए थे। लेफ्ट से हाईजैक वो मामला दूसरा था। वो एक पब्लिक मूवमेंट चला था, नंदीग्राम और सिंगूर का जो मामला हुआ था, नंदीग्राम में लोगों का कत्लेआम हुआ था, एक किसान मूवमेंट चला था जिसके साथ ममता बनर्जी खड़ी थी। ममता बनर्जी एक लोकप्रिय नेता के हिसाब से एक चेहरा था जिसको सारे लोगों ने सपोर्ट किया था। सीपीएम में भी कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे
कि सीपीएम से भूल हुई है, लेफ्ट पार्टी से भूल हुई है नंदीग्राम में और सिंगुड़ में, और इसलिए वो कहते थे कि ममता बनर्जी के साथ हम खड़े हैं। आज बताइए कि कौन सा पब्लिक संग्राम चल रहा है? क्या कोई नंदीग्राम और सिंगुड़ जैसा कोई मूवमेंट, मास मूवमेंट बीजेपी ने किया है? नहीं। तौसीफ जी, राजीव बनर्जी ने जो कहा है, राजीव बनर्जी का ये साफ तौर पर कहना है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं, यहां पर चापलूसों की पार्टी बन गई है टीएमसी। अगर चापलूसों की पार्टी है तो ये बात आप तो अपने लीडर से, आप अपने घर के मुखिया से कहेंगे या आकर के मीडिया में कहेंगे? मीडिया में अगर आप ये बात कहते हैं तो इससे समझ में आती है कि शायद कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हो पाए। अब हर किसी को तो पार्टी में खुश नहीं किया जा सकता हर वक्त जी। तो इसका अगर इसको आपको बहाना ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे कोई बहाना ढूंढना है। तौसीफ जी, आपकी इस बात पर कि आप लोगों की पार्टी से बीजेपी नेता लेकर जा रही है और अपना वजूद कायम करने की कोशिश कर रही है। मेरे साथ ऋषि मिश्रा, रंजन भट्टाचार्य जी हैं। मैं ऋषि जी और रंजन जी आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे, जो तौसीफ ने कहा है, तौसीफ की बात अगर आपने सुनी, आपके पास चेहरा नहीं है, इसीलिए आप लोग ताका झाकी कर रहे हैं कि कौन आ जाए। ये अगर बात करें और अगर हम अतीत में जाएं तो आप ये भी देखिए कि आपने जिन लोगों का विरोध किया, जिन पर आरोप थे, आज वो आपके पार्टी फोल्ड में हैं। अर्जुन सिंह ले लीजिए, मुकुल रॉय ले लीजिए। आखिर ये कैसी सियासत? हम करें तो सब कुछ ठीक और सामने वाले सीधे कांच का महल। मैंने कई बार कहा है, मैं फिर दोबारा कहती हूँ कि कल तक ये लोग जो इस तरह के आरोप हम पर लगा रहे हैं कि जिन लोगों पर आरोप थे हमने उन्हीं को पार्टी में ले दिया है, तो मैं अभी फिर कहती हूँ कि शुभेंदु अधिकारी अभी तक बीजेपी का हिस्सा नहीं है। अगर टीएमसी आज कहती है कि वो करप्ट हैं, या अगर इनको पता था कि वो करप्ट हैं, तो टीएमसी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? वह तो इनकी ही पार्टी में थे। अब मैं उसके बावजूद ये भी कहती हूँ कि जिस तरह की ये केस कचहरी और ये सारी जो चीजें हैं, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करते, ममता बनर्जी की तरह। जैसे कि उन्होंने पुलिस का राजनीतिकरण किया, हम इस तरह के काम नहीं करते, हमें ये सब काम शोभा भी नहीं देते जो टीएमसी करती आई है। दूसरी बात, खुश रहने को तौसीफ जी ख्याल अच्छा है गालिब, और आपको ये जो लग रहा है कि आपके नेता ला करके, भाई तो रखिए अपने नेता अपने पास, लेकिन वो रह नहीं पा रहे आपके उस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये कट मनी का एटमॉस्फेयर है, करप्शन का एटमॉस्फेयर है। और अभी अभी इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया, सीपीएम के जो लोग नंदीग्राम मूवमेंट के बाद इनके यहाँ आए थे, तो मैं बता देती हूँ, शुभेंदु अधिकारी भी बहुत बड़े नाम थे नंदीग्राम मूवमेंट के, उस आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। और आज वो खुद कहते हैं कि जो वो करना चाहते थे पब्लिक के लिए, जो लोगों के लिए करना चाहते थे, डेमोक्रेसी के लिए करना चाहते थे, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, वो टीएमसी ने उन्हें नहीं करने दिया। शायद यही कारण है कि सारे नेता जो है वो टीएमसी को छोड़ के जा रहे हैं। जी, छोड़ के जा रहे हैं और आप लपकने के लिए तैयार हैं प्रियंका जी। लोग छोड़ने को तैयार हैं और आप लपकने को तैयार हैं। जी, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। आज अगर कोई लीडरान हमारी पार्टी को ज्वाइन करता है और पार्टी के जो हमारे सीनियर्स हैं वो सोचते हैं कि उनका कंडक्ट क्लियर है और उनको ऐसा लगता है कि उनके अगेंस्ट में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है या कुछ ऐसा उनके अगेंस्ट में नहीं है, तो ये पार्टी का डिसीजन है। पहले इनको बोलिए अपने घर के लीडर बचाएं। जी, बचाएं और आप लेकर आते रहें। आपकी पार्टी में जैसे ही आ जाते हैं वो बिल्कुल धुल जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। हमारे साथ ऋषि मिश्रा भी हैं। जी, हमारे साथ ऋषि मिश्रा भी हैं। ऋषि मिश्रा, जहां तक बात की जाए, आप जिस पार्टी की भूमिका रखते रहे हैं, कांग्रेस का तो कहीं जिक्र ही नहीं होता कि आखिर कांग्रेस कहीं है। चलिए छोड़िए, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं। एक के बाद एक ममता सरकार के किले में जो सेंध लग रही है, ये सेंध लग रही है या लगाई जा रही है? ये भगदड़ आखिर मची है या मचवाई जा रही है? मनीष जी, आपसे रिक्वेस्ट है, हमको 2 मिनट एक्स्ट्रा दीजिएगा। मैं आपको एक एक घटना सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। भाजपा में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन सौरव गांगुली भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ इंडिया न्यूज पे मैं बता रहा हूँ। इंडिया न्यूज पे चला दीजिए। सौरव गांगुली भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं
और 3 राउंड की बैठक अमित शाह से माननीय अमित शाह जी से हो चुका है। जी, इसको और हो लेकर सकता पहले है से कि सौरभ सुगबुगाहट गांगुली थी। भाजपा के चेहरा हो अगले विधानसभा चुनाव में। नंबर 1, नंबर 2, शुभेंदु अधिकारी के लेके जो इतना हाई तवा मचाया जा रहा है उसका 2 पर्सपेक्टिव है। नो डाउट दक्षिणी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का पकड़ है। उनके पिताजी शिशिर अधिकारी भी सांसद रहे हैं, उनके छोटे भाई वो भी लोकसभा सदस्य हैं। लेकिन उसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि शुभेंदु अधिकारी के ही लीडरशिप में दक्षिणी बंगाल का उनको इंचार्ज बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में 13 में से सिर्फ टीएमसी 2 से 3 सीट जीत पाई थी। तो शुभेंदु अधिकारी को लेकर जो भाजपा और जो मीडिया इतनी हाई तवा मचा रही है, नो डाउट शुभेंदु अधिकारी एक ग्रास रूट के नेता हैं, उनकी अपनी पकड़ है। लेकिन उसका 2 पर्सपेक्टिव है। यदि 2016 के चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने दक्षिणी बंगाल में बीजेपी को टीएमसी को बढ़त दिलाई थी, तो वहीं 2019 में शुभेंदु अधिकारी का करिश्मा नहीं चला था। तो ये 2 पर्सपेक्टिव है। तीसरा, टीएमसी को लेकर बता दूं, टीएमसी के नुमाइंदे बैठे हैं। टीएमसी में भतीजा यानी ममता बनर्जी के भतीजा और प्रशांत किशोर को लेकर कहीं न कहीं जो पुराने नेता हैं, जो कई दशकों से टीएमसी के साथ रहे हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं, और प्रशांत किशोर के जो कार्य प्रणाली है और ममता बनर्जी के जो भतीजे अभिषेक बनर्जी का कार्य प्रणाली है उससे नाराज है। और शुभेंदु अधिकारी खासकर ममता बनर्जी के भतीजे के बढ़ते ग्राफ, पार्टी में हस्तक्षेप से परेशान है। शुभेंदु अधिकारी चाह रहे थे कि कम से कम दक्षिणी बंगाल में उनको फ्री हैंड दिया जाए और कम से कम 60 से 65 सीट का जो एरिया बनता है उसमें उनके मनपसंद लोगों को टिकट दिया जाए। तीसरा महत्वपूर्ण यह हुआ है कि प्रशांत किशोर के आने से शुभेंदु अधिकारी के जो पसंदीदा लोग थे, जो संगठन में थे, उनको हटाया गया है। तो ऐसे कई नेता हैं जो प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी के हस्तक्षेप से परेशान हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी के लिए मैं एक शब्द देना चाहता हूं मनीष जी। बीजेपी बंगाल में असेंबल पार्टी है, चाहे लेफ्ट से हो, टीएमसी से हो, कांग्रेस से हो और अन्य जगह से पार्टी लाके वो नेता खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए गुटबाजी है और गुटबाजी का को खत्म करने के लिए आपको याद होगा पिछले महीने 5 तारीख को अमित शाह बंगाल के दौरे पे इसलिए गए थे। और बीजेपी जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही है, कहीं न कहीं ये ऋषि जी आपने कहा बीजेपी असेंबल पार्टी है, राजनीति करने गए हैं वहां पर, वो समाज सेवा नहीं। हालांकि राजनेताओं को ये कहा जाता है कि वो समाज सेवी है। आप मेरी बात सुनिए, राजनीति करने गए हैं ऋषि जी वो, और राजनीति में साम दाम दंड भेद सब जायज होता है, ये शास्त्रों ने भी सिखाया और बताया है। ऋषि जी मैंने आपको 3 मिनट दिए, आपने 2 मिनट मांगे थे, मैंने 3 मिनट दिए। कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोलिए, फिर मैं रंजन जी के पास जाऊं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी बंगाल को बहुत सीरियसली चुनाव लड़ रही है और आपने अपने रिपोर्ट में ही बताया है कि हर जोन के लिए एक राष्ट्रीय सचिव का पदाधिकारी लगाया गया है। उसके साथ हर एक राज्य से संगठन मंत्री, तेज तरार संगठन मंत्री जैसे सुनील बंसल जैसे लोगों को लगाया गया। हर जोन में एक प्रभारी के साथ सुनील बंसल नहीं, लगाया गया है। सुनील बंसल नहीं, सुनील बंसल नहीं, ऋषि मिश्रा जी, ऋषि मिश्रा जी आपकी जानकारी के लिए सुनील बंसल नहीं, सुनील देवधर हैं, सुनील देवधर। ऋषि जी मैं आऊंगा आपके पास, अब मैं चलता हूं बंगाल मामलों के जानकार। सुनिए मनीष जी, सुनील बंसल संगठन महामंत्री है, संगठन हाँ वो है, लेकिन 5 जोन में जो बटे हैं, 5 जोन जो बटे हैं ऋषि जी, उसमें सुनील देवधर हैं। कहीं ना कहीं जो है हर जोन में एक संगठन मंत्री को भी लगाया गया है। अपने संगठन की भी खबर रखिए कुछ। जी मेरे साथ बंगाल मामलों के जानकार जी हाँ रंजन भट्टाचार्य साहब हैं। रंजन जी, मैं हमेशा अपने देश के सवाल में और बंगाल से जुड़ी बहस में आपको आखिर में आपके पास आता हूं। उसकी वजह है कि आपने तमाम पैनलिस्ट को सुना। सीएए जनवरी से लागू होगा, कैलाश विजयवर्गीय कह देते हैं। एआईएमआईएम और बीजेपी वहां पर जिस ताकत के साथ कूद रही है, क्या आपको लगता है यह त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है? और इसके साथ साथ ममता दीदी के खिले, यानी उनकी सरकार में एक के बाद एक मंत्रियों के इस्तीफे, और टीएमसी क्या आपको लगता है कमजोर हो रही है? रंजन साहब जी,
ऐसा है कि बंगाल में चुनाव के पहले जो आज की महल है उसकी मुताबिक त्रिकोण फाइट होगा या सीधा सीधा फाइट होगा, ये तो अभी और 3-4 महीना टाइम है। उसमें बहुत इधर का उधर होगा, उधर का ये इधर होगा, बहुत सारे कहानी होगा, बहुत सारे राजनीति होगा। मगर जो सच है, जो जरूरी है सबको समझना कि बंगाल की चुनाव चाहे वो एक पंचायत की हो, जिला परिषद की हो, विधानसभा की हो या आपकी लोकसभा का हो, हर चुनाव अलग अलग तरीका से होता है। दूसरी बात यह है जो जो पॉलिटिकल पार्टी बंगाल में आज तक अच्छा चुनाव की रिजल्ट किया है, चाहे वो किस तरह के भी महल हो, उनकी अपना अगर पकड़ नहीं हो, अपना ऑर्गेनाइजेशन का उस तरह का बुनियाद जो एकदम पंचायत लेवल से बूथ लेवल से ऊपर लेवल तक हो, वो पार्टी कभी भी बंगाल में कोई अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आ सकता है। खाली हवाबाजी, खाली हम ये बदल दिया, वो बदल दिया, ये किया, वो किया, जनता के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, उसमें जनता उसके पीछे जाने वाला नहीं है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। ये इतिहास बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात यह है जो बंगाल को नहीं पहचानते हैं, बंगाल की पॉलिटिकल असेसमेंट सही ढंग से नहीं कर पाएगा, खास करके बीजेपी सोच रहा है ताकत नहीं तो और कुछ करके हम समता लेंगे, समता में आएंगे। आज आप कुछ भी बोलिए, जहां पे एक म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ हैदराबाद में, पूरा बीजेपी की ऊपर से नीचे तक पूरा स्ट्रेंथ लगा दिया, क्या रिजल्ट हुआ? सीट ज्यादा मिला है, पावर में आ सका, बोर्ड फॉर्म कर पाया नहीं कर पाया। जी रंजन साहब मुझे मजबूरी है सुर्खियां लेने की, यानी हेडलाइंस लेनी है, उसके बाद मैं आपके बचे हुए जो मेरे सवाल थे उस जवाब के लिए आऊंगा। ऋषि जी आऊंगा, मुझे हेडलाइंस लेनी है। जी हाँ, वक्त है हेडलाइंस का। हेडलाइंस के बाद आखिर बंगाल, जी हाँ, पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार में सेंध यानी कि किला ढहाने की बीजेपी ने ठानी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। सीएए बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। सीएए बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम कह रहे हैं कि ममता जी ने वादा किया था सोनार बंगला का, पश्चिमी बंगाल की जनता ने 2 बार उनको आशीर्वाद दिया। सोनार बंगला तो नहीं बन पाया, पर एक ऐसा बंगला बनता जा रहा है जहां पर विदेशी घुसपैठिए आ रहे हैं। हमारे संस्कार और संस्कृति को खतरा है। जी हाँ, आप बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, जी हाँ, बीजेपी के महासचिव हैं और आपने लगातार पिछले 2 सालों से वहां पर डेरा डाल रखा है कि आखिर बीजेपी का परचम कैसे लहरे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद हौसले भी बुलंद है। 18 सीटें लेकर बीजेपी ने वहां पर अपना डंका बजाया। हमारे साथ मेहमान बने हुए रंजन साहब, मैं पहले आप ही के पास आऊंगा। जैसे कि सीएए को लेकर बात हो रही थी, ऋषि जी आ रहा हूं। रंजन जी, आप अपनी बात पूरी करें कि ये नागरिकता कानून आ चुका है, अब अगर चुनाव में इसकी चर्चा और बात होने लगी कि जनवरी में इसे लागू कर दिया जाएगा। रंजन साहब देखिए, नागरिकता की सिलसिले में जो पूरा हिंदुस्तान में केंद्रीय सरकार की, भाजपा सरकार की, विपक्ष में जनता का जो क्षोभ है, जो उसकी विरोध करने वाले हैं, वो सारे स्टेट में, सारे प्रदेश में लाखों लोग सड़क में उतर आया था। कोई पॉलिटिकल पार्टी की झंडा लेके नहीं, आम जनता, और उसमें ये नहीं कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज और मुस्लिम कम्युनिटीज ही आया था, उसमें सारे कम्युनिटी के लोग आया था
और नागरिकता बिल की विरोध किया है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी उसको दोनों सदन से पास करा है। ठीक है, पास करा है, वो लागू कराना चाहते हैं, लागू करे, मगर उनको ये समझना चाहिए कि जनता इसको कैसे ले रहा है। जिस चीज को आप जनता की उस बारे में, उस सिलसिले में क्या उनकी फीलिंग है, उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये बिना सोचे समझे आप इसको कानून की तोड़ में लागू करना चाहते हैं, तो आने वाला दिनों में उसको पता चलेगा इसमें लोगों में क्या रिएक्शन हो रहा है। जी जी, क्या रिएक्शन हो रहा है रंजन साहब। लेकिन इस पैनल में ऋषि मिश्रा बेचैन हो रहे हैं। ऋषि मिश्रा, आप बेचैन दिख रहे हैं और लगातार आप ब्रेक के पहले भी उंगली उठा रहे थे। मैं ये चाहता हूं आप अपनी बात रखें तो मैं तौसीफ साहब और अजमल साहब के पास जाऊं और फिर बाद में प्रियंका जी से बात करूं। ऋषि मिश्रा इसलिए बेचैन है कि ऋषि मिश्रा के फैक्ट को ऑन एयर गलत बता दिया गया है। मैं आपको बता दूं, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री, जिसमें सुनील बंसल साहब भी हैं, जिनको मुरली देवधर के साथ, जो कलकत्ता के प्रभारी हैं, उनके साथ अटैच किया गया है। इसको करेक्ट करने के लिए मैंने उंगली उठाया था। जहां तक रंजन भट्टाचार्य साहब सब CNRC को लेके बोल रहे हैं कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका आकलन से मैं सहमत नहीं हूं। CNRC का प्रभाव पड़ेगा। आप हैदराबाद के चुनाव में देखें, बीजेपी कभी भी TRS को अटैक नहीं किया, बीजेपी AIMIM को अटैक किया। और जो बंगाल का जो डेमोग्राफी है मनीष जी, उसमें बीजेपी का जो सबसे सटीक फार्मूला है वो बहुत ही सटीक बैठेगा। और CNRC ही मुद्दा है जो बीजेपी कहीं न कहीं संगठन के रूप में वहाँ कमजोर है। बीजेपी के पास ऐसा कोई एक सिंगल चेहरा नहीं है जो पूरा बंगाल में जिसका प्रभाव हो। ऐसे ही मुद्दा बीजेपी को वहाँ पे लड़ने में कानून एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेगा जिसका लाभ बीजेपी को होगा। तौसीफ साहब, आप लोग शरणार्थियों के खिलाफ हैं, आप लोग हमदर्द नहीं हैं और बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। जहां तक बात की जाए कि विदेशियों की घुसपैठ, लेकिन बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता कानून यानी नागरिकता दी जाएगी, बीजेपी ये कार्ड खेल रही है, आप लोग इसके खिलाफ हैं। ये तो बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है। आज जो रेफ्यूजी कॉलोनी में रहने वाले जो परिवार हैं, उनको जो लीगल राइट्स दिया गया है, उनको लीगल राइट्स किसने दिया? ममता बनर्जी की सरकार ने दिया। इन सारे रेफ्यूजी कॉलोनीज में जो मथुआ समाज के लोग हैं और भी दूसरे समाज के लोग हैं, ये सारे लोग, इनके पास में वोटर कार्ड है, ये हमेशा वोट देते हैं, इनके पास में राशन कार्ड है और इनको अभी सत्ता राइट जो कि जमीन का लैंड राइट्स है, ममता गवर्नमेंट सरकार ने अभी हाल में ही ऐलान किया कि लगभग 4 लाख फैमिली को तो दिया जा चुका है। बाकी के जो 1 लाख 1.5 लाख फैमिली हैं जो रेफ्यूजीज कॉलोनी में रह रहे हैं, जिसमें मथुआ समाज भी शामिल है, उनको भी ये सत्ता राइट्स दे दिया जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी डीम्ड सिटीजन हैं, जो वोटर कार्ड का इस्तेमाल करके वोट देते हैं, गवर्नमेंट को बनाते हैं, उनको आप दोबारा से कह दीजिएगा कि हम आपको नागरिकता देना चाहते हैं। यानी कि आप अपनी गवर्नमेंट, आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट बना लिया है। नहीं, आपने तो आपकी जो गवर्नमेंट बनी हुई है उसमें तो इन लोगों ने वोट दिया है, मथुआ समाज के लोगों ने वोट दिया है। सबके पास में ये जो रेफ्यूजी कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, बांग्लादेश से आए हुए लोग तो रह रहे हैं, और ये बेशतर हिंदू बंगालीज हैं। ये कैसा पाठ पढ़ाते हैं मुसलमान बंगालीज में? तो हिंदू बंगालीज है मैक्सिमम। अगर आप कहेंगे कि नागरिकता हम आपको देंगे, यानी कि ये नागरिक है नहीं। पहले तो इन लोगों को ये मानना पड़ेगा कि हम नागरिक नहीं है, उसके बाद इन्हें अप्लाई करना होगा बीजेपी सरकार से नागरिकता लेने के लिए। इतना बड़ा भूल क्या ये समाज करेगा? प्रियंका टिब्रेवाल, प्रियंका जी, तौसीफ की अगर आपने बात सुनी तो ये भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है कि ऑलरेडी पहले से नागरिकता दी जा चुकी है। तो आप लोग किन शरणार्थियों को आप देने वाले हैं? धोखा दिया है इन्होंने मथुआ समाज को। और ये मैं नहीं कहती, मथुआ समाज का एक बड़ा वर्ग, पूरा समाज कह रहा है कि इतने सालों तक सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी ने धोखा दिया है मथुआ समाज को। आज भी जो है वो सिटीजनशिप का राइट उनके पास नहीं है, क्योंकि उसके लिए कभी भी ममता बनर्जी ने काम नहीं किया। हाँ, वोटर कार्ड, ये बिल्कुल सही कह रहे थे ये, और ये इसीलिए भी सही कह रहे थे क्योंकि बांग्लादेश से भी जो लोग आए थे उनको वोटर कार्ड जरूर दे देती है ममता बनर्जी, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ वोट से मतलब है।
तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि आपने वोट की राजनीति करी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि दूसरे देश से जो हिंदू यहाँ पर आए हैं, शरणार्थी हैं, उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, शिक्षा नहीं दे उनको पा भी रहे हैं, सबके आप साथ अपने बराबर लोगों को अधिकार सही होना से चाहिए। स्वास्थ्य आपने की वो नहीं सुविधाएं किया। नहीं दे पा रहे आपने हैं सिर्फ- और आपको सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग लोग चाहिए, ऋषि मिश्रा हद जी करती से हैं। डिबेट तमीज से कीजिए। जब आप कर रहे थे मैं चुप थी, तो थोड़ा सा प्लीज फॉलो करिए। हाँ, आपकी बात का जवाब देती हूँ हाँ, मैं। ऋषि हाँ, मिश्रा जी जो है डिबेट हम वो मैं काफी सीख लूं। बेचैन हो रहे थे। आप लोगों को सामाजिक समरसता तोड़ने में मजा आता है। जहाँ सामाजिक समरसता तोड़ने में कामयाब होते हैं वहीं आप चुनाव जीत पाती हैं, और कहीं चुनाव नहीं जीत पाती हैं आप लोग। तो इन्होंने जहाँ बीजेपी सामाजिक समरसता तोड़ने में बीजेपी कामयाब होती है मनीष जी, वहीं चुनाव जीत पाती है। हैदराबाद में देखिए, दिल्ली में इनकी सामाजिक समरसता नहीं तरक पाई। ये मेरी सलाह दिल्ली है में आपसे। अमित शाह आज गली आपने गली पूरे घूमे, नेशनल सामाजिक समरसता टेलीविजन नहीं पे तरक अपना पाई। हमारी इसके संगठन कारण का ये जो चुनाव लोहा नहीं जीत माना पाते है, हैं। अपनी पार्टी को ये सलाह दीजिए पाकिस्तान, कि वो हमसे हिंदुस्तान, संगठन शमशान, सीखे। रमजान, मगर क्या है, आपको दिवाली, नहीं ईद, कर पाएंगे। बकरी, आपके गाय, पास यही तो सब कुल मिला करके के गोबर पांच शमशान संगठन करके ये मंत्री चुनाव नहीं जीतने है, में तो आप 5 महारत जगह हासिल कर जीत रखे हैं सके। और कुछ दूसरी नहीं बात, आता है। रंजन भट्टाचार्य जी बंगाल की बात का मैं जवाब देना चाहती बंगाल हूँ। सोनार रंजन बंगाल भट्टाचार्य कैसे होगा, ने ये उसके कहा लिए कोई एजेंडा कि नहीं है इनके बीजेपी पास। का न्याय बंगाल नहीं को हुआ, बंगाल को बीजेपी परेशान कैसे है। एक देखिए, ऐसा अग्रिम है कि विकास आप ऋषि की मिश्रा, सूरत बनाया जाए, उसका कोई ऋषि इलाज जी, नहीं। ऋषि जी बंगाल कैसा होगा इसको लेकर घोषणा पत्र में कहा जाएगा। और चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त है। ऋषि मिश्रा ये तो घोषणा पत्र में कहा जाएगा कि आखिर सोनार बंगला कैसे आएगा। ऋषि मिश्रा, सोनार बंगला की जो संकल्पना है वो तो घोषणा पत्र में सामने आएगी। आप अभी से मांग लेंगे तो कैसा होगा, अभी तो तैयारी चल रही है। सिर्फ सीए, एनआरसी, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान, बस इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है इनको। जिन्ना प्रियंका जी, सोनार बंगला कैसे होगा? हिंदू मुसलमान नैरेटिव जिस तरह से सामने आ रहा है, इसको लेकर ऋषि मिश्रा बेचैन है। वो कहते हैं सोनार बंगला कैसे होगा, वो ये नहीं मान रहे कि घोषणा पत्र में ये सारी बातें होंगी। मैं जनाब अजमल साहब के पास आता हूँ। प्रियंका जी, ऋषि मिश्रा, अजमल साहब, सीए का जिन लौट आया है। आप लोगों ने पुरजोर विरोध किया था, फिर से ये जिन चुनाव के पहले आया है और लागू होने वाला है। जनाब अजमल साहब, देखिए लागू होने वाला है कि नहीं होने वाला ये तो बीजेपी वाले बताएंगे, लेकिन रहा सवाल ये कि इनका रिलीजियस लाइन पे डिवीजन के अलावा कोई काम नहीं है। मोहतरमा जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रही वो कह रही थी कि ये पार्लियामेंट से पारित कानून है, ये संवैधानिक कानून है। तो भाई पार्लियामेंट में जो कानून पास होता है वो संवैधानिक ही होता है। किसानों के लिए 3 कानून पास हुए हैं और आप दिल्ली की हालत देख रहे हैं, किसान उस कानून को कैसा ले रहे हैं। अब रहा सवाल ये कि ये कब लागू करेंगे, इनको तय करना है। और ममता जी की वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, उन्हें तय करना है। हम ना वहाँ गवर्नमेंट में हम पहली बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हाँ, हमारा विरोध इस कानून को लेकर जरूर है। असम में जिस तरह से ये कानून लागू हुआ सबके सामने है। यानी अजमल साहब, आप ये मानते हैं कि आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में न 3 में न 13 में आपकी जो स्थिति और आपका जो वजूद आप आंक रहे हैं वो 3 में न 13 में आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता। मैं तो रिजल्ट के बाद अपना वजूद दिखाऊंगा। मैंने बिहार में रिजल्ट के बाद अपना वजूद दिखाया। पूरे हिंदुस्तान में भूचाल आया हुआ है, उसी से सबको परेशानी है मेरी 5 सीट से। और अगर बंगाल में हम 15 लेके आए तो वजूद आपको मालूम हो जाएगा। जी, आखिरी बहस का आखिरी दौर है। ऐसे में रंजन भट्टाचार्य जी, रंजन साहब, आपने दूसरे दौर में इस ब्रेक के बाद आपने अलग अलग पैनलिस्ट की राय सुनी। पश्चिम बंगाल को लेकर तौसीफ का अपना मानना है, उनकी अपनी बातें। वो ये कतई मानने को तैयार नहीं, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि शरणार्थियों के हमदर्दी नहीं, ममता सरकार शरणार्थियों की हमदर्दी नहीं। आपको लगता है कि ये सीए कानून जिस तरह से तौसीफ कह रहे हैं, प्रियंका की अपनी राय है, आपको लगता है कि इससे क्लियर डिवाइड होगा? और जो पोलराइजेशन की बात की जा रही है, लगातार पिछले चुनाव में देखने मिला, ये पोलराइजेशन यानी कि एक नया नैरेटिव वहां पर सेट हो जाएगा? बिल्कुल आप मेरे ख्याल से बंगाल में कम से कम ये सीएए अगर सिटीजनशिप बिल जो पास हुआ है उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बीजेपी और इनकी लीडरशिप और आज की डेट में जो गवर्नमेंट चला रहा है मोदी जी, अमित शाह जी, इनकी ख्याल से हिंदू वोट को एक
एक्यूमुलेट करके एक जगह में ले आने की कोशिश जो बंगाल में कम से कम कामयाबी नहीं हो पाएगा। देखिए, हर चीज में पॉलिटिक्स करके कोई पॉलिटिकल बेनिफिट डिराइव नहीं कर पाते हैं। पॉलिटिक्स में लोगों की कॉन्फिडेंस एंजॉय करने के लिए उनकी डिमांड को सुनना पड़ेगा। जी रंजन साहब मुझे बहस खत्म करनी है। बहस खत्म करते करते मैं इतना कहना चाहूंगा कि जी हाँ, बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में किच्छु होबे कि ना, ये इंतजार सबको रहेगा, क्योंकि गहमा गहमी और जिस तरह से भगदड़ मची हुई है इसको लेकर सारे देश की नजरें फिर एक बार चुनावी नतीजों पर टिकेंगी कि आखिर बंगाल में होगा क्या। लेकिन अभी वक्त है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, गहमा गहमी जारी है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े। जी हाँ, प्रियंका टिब्रेवाल, तौसीफ खान साहब, अजमल खान साहब, ऋषि मिश्रा, रंजन भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।